हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीयूटी के लिए क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का है। जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि तथा संगठन। 12th क्लास की ज्योग्राफी है ये, इंडियन ज्योग्राफी। और ये जो एमसीक्यू है ये आपके सीयूटी में भी काम आएंगे और 12th के सीबीएसई बोर्ड में भी। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस इसलिए नहीं दिए हैं, देखो अगर आपको मेन आंसर पता होगा तो कितने भी ऑप्शंस आए आप आंसर लगा ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल में व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि इसका एक और डेफिनेशन होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व। या प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को भी जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कितनी है? भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है 121 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 1951 ईस्वी में भारत का जनसंख्या घनत्व बताइए। 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व था। ठीक है, याद रखना 2011 के अकॉर्डिंग 382 है और 1951 के अकॉर्डिंग 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है ये पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? दिल्ली। दिल्ली आपको पता होगा, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 11,297 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। ठीक है, इसलिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अब देखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और ये राज्य है। ऊपर दिल्ली जो था वो केंद्र शासित प्रदेश था, तो राज्य में आंसर क्या हो जाएगा? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ। पहला ये है कि केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है उसका घनत्व सबसे अधिक है और सबसे कम किसका बताया? अरुणाचल प्रदेश का। और कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है और राज्य में बिहार है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, उन राज्यों के नाम बताइए जहां जनसंख्या घनत्व मध्यम पाया जाता है। तो देखिए ये वो राज्य हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व मध्यम पाया जाता है, ना ज़्यादा कम होगा ना ज़्यादा होगा। ठीक है, मध्यम होगा। असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? उत्तर भारत के उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। उत्तर भारत के उच्च जनसंख्या घनत्व, यानी कि उत्तर भारत, हमारा भारत का अगर मैप आपके सामने हो तो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उत्तर भारत होता है, तो वहाँ पे उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्य पूछे हैं तो बिहार तो आपको पता ही है, यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा उच्च जनसंख्या घनत्व है तो बिहार, फिर उसके बाद है पश्चिम बंगाल और फिर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है हमारा बिहार, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार में रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण भारत में 2 उच्च घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। दक्षिण भारत के 2 उच्च घनत्व वाले राज्यों के नाम पूछा है। देखिए पहला क्या है? केरल और दूसरा है तमिलनाडु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, और एक और बात, यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। एमसीक्यू जो क्वेश्चन है या 1 मार्क्स का कह लो, 40 क्वेश्चन मिलेंगे और 40 क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर के पार्ट 2 वाले वीडियो में रहेंगे, यानी कि टोटल लगभग आपको 80 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां उच्चतम जनसंख्या घनत्व नहीं है? यानी उच्चतम जनसंख्या घनत्व नहीं है कहने का मतलब है उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जहां का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है,
आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कृषि जनसंख्या घनत्व में कौन कौन सम्मिलित नहीं है। यानी देखो जब कृषि जनसंख्या पूछा जाता है, सॉरी घनत्व बोल दिया था मैंने, सिर्फ कृषि जनसंख्या। कृषि जनसंख्या आपके बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी खोलना, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक पैरा है, उसमें लिखा है कृषि जनसंख्या। अब कृषि जनसंख्या में कौन कौन शामिल होता है ये पता होना चाहिए आपको। पहला कृषक, दूसरा कृषि मजदूर और तीसरा कृषक को मतलब वो उन्हीं जो कृषक जो रहते हैं उन्हीं के परिवार। ठीक है। अब आगे देखते हैं। और ये जो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, कायिक घनत्व किसे कहते हैं। कायिक घनत्व क्या होता है कुल जनसंख्या बटे में, यहाँ पे कुल जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हो जाएगा निवल कृषि क्षेत्र। ठीक है, निवल कृषि क्षेत्र यहाँ पे दे रखा है, यही है निवल कृषि क्षेत्र। और एक और चीज़, ये जो आपको निवल कृषि क्षेत्र, इसको याद रखना, निवल का मतलब क्या होता है शुद्ध। शुद्ध आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में, जब आप पढ़े होगे तो सुना होगा। शुद्ध मतलब होता है मिंटू से निवल मतलब होता है शुद्ध, जैसे कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र है ना, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 14, कृषि घनत्व क्या होता है। कुल जनसंख्या बटे में निवल कृषि क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, कृषि घनत्व बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सर्वाधिक धार्मिक समुदाय कौन सा है। यानी कि भारत में सर्वाधिक कहने का मतलब है भारत में कई सारे धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्ध, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हिंदू सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे, आप लोग बुक में जब पढ़ोगे ना तब आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला धार्मिक समुदाय कौन सा है, हिंदू है। ठीक है, हिंदुओं की संख्या भारत में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे देखो आपको डाटा भी दिख जाएगा 79.8%। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह कौन से हैं। याद रखना, सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन सा निकला, हिंदू। अब सबसे छोटे की बात हो रही है, आंसर क्या हो गया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। देख सकते हो 0.7% बौद्ध धर्म है और जैन धर्म कितना है, 0.4%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मुस्लिम लोगों के विस्तार क्षेत्र कौन से हैं। अब देखो विस्तार क्षेत्र कहने का मतलब है भारत बहुत ही बड़ा एक देश है, तो यहाँ पर कई सारे राज्य हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम 4 दिशाएं भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि सब दिशाओं में लोग फैले होंगे। तो मुस्लिम लोग कहाँ पर ज़्यादा हैं, आंसर देखो जम्मू कश्मीर केरल, यानी कि जम्मू कश्मीर में, केरल के कुछ ज़िलों में, पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश के अनेक ज़िलों में, दिल्ली में और इसके आसपास भी हैं। और इसके अलावा अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो लक्षद्वीप, यहाँ पर इन सब जगहों पर मुस्लिम धार्मिक लोगों का विस्तार क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे मुस्लिम लोग अधिक पाए जाते हैं। अगला किसका पूछा है, ईसाई धार्मिक समुदाय का विस्तार क्षेत्र बताइए, यानी कि ईसाई लोग किस जगह पर पाए जाते हैं, तो केरल, नागालैंड, गोवा, मेघालय, मिजोरम, छोटा नागपुर, मणिपुर। ठीक है, इन सारी जगहों पर ईसाई धर्म पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सिख धार्मिक समुदायों के विस्तार क्षेत्र क्या है। अब सिख धार्मिक समुदायों के पूछ रहा है, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धार्मिक समुदायों के विस्तार क्षेत्र क्या हैं, तो जैन लोग कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। अब देखो इन सारे धर्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा आता है बौद्ध धर्म, कि बौद्ध धर्म का विस्तार क्षेत्र क्या है, क्योंकि आप जब बुक खोलोगे ना वहाँ पर पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही राज्य दिया होगा जो होता है महाराष्ट्र। अगर आपको बहुत सारे राज्य वहाँ पर ऑप्शन में मिल जाए, ऑप्शन 4 होते हैं वैसे, 4 राज्य मिल जाएँ और महाराष्ट्र उसमें रहे तो आंसर आप महाराष्ट्र ही लगाएंगे। और हाँ, जब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो 110% महाराष्ट्र उसमें जरूर रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र ही वो जगह है जहाँ पर बौद्ध लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, त्रिपुरा, ये सारी जगहें हैं। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है। अब देखो आर्थिक दृष्टि से पूछ रहा है। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। देखो 3 है, पहला है मुख्य श्रमिक, यहाँ कॉमन नहीं है, कॉमन लगा लेंगे, फिर है सीमांत श्रमिक और है अश्रमिक। 3 भागों में बांटा गया, याद रखना। अब देखो मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक ये दोनों श्रमिक ही हैं, और अश्रमिक जो वो जनसंख्या हो जाएगी जो श्रमिक नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कितने भागों में बांटा गया भारत की जनसंख्या को आर्थिक दृष्टि से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, मुख्य श्रमिक कौन होता है। मुख्य श्रमिक वो होता है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है, उसको हम बोलते हैं मुख्य श्रमिक। ठीक है, ये 183 दिन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना।
मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में यही अंतर होता है कि मुख्य श्रमिक पूरे 183 दिन काम करता है और सीमांत श्रमिक 183 दिन से कम काम करता है। देखो नीचे क्वेश्चन वही है, सीमांत श्रमिक कौन होते हैं? वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है, वो क्या कहलाता है? सीमांत श्रमिक। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में मुख्य श्रमिक व सीमांत श्रमिक का अनुपात कितना है? अब देखो मुख्य श्रमिक कितने हैं? 30.4%। ठीक है, और सीमांत श्रमिक कितने हैं? 8.7%। ये इनके प्रतिशत, देखो डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रही हूँ, चाहे आप सीईटी का एग्जाम दे या फिर सीबीएसई बोर्ड दे 2024 का, डाटा इंपॉर्टेंट नहीं होता इतना, क्योंकि डाटा से क्वेश्चन अगर आपको वहाँ पे एग्जाम में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो मुश्किल से 4, 5, 2, 3 क्वेश्चन डाटा से आएंगे, और जो भी डाटा इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, बाकी मैंने डाल दिया है, अगर आपकी कैपेसिटी इतनी हो, याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी इतना ज़्यादा डाटा पे आपको फोकस नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में अश्रमिकों का अनुपात कितना है? भारत में अश्रमिक कहने का मतलब है श्रमिकों का तो अनुपात कुछ अलग हुआ, लगभग 40% है। आप बुक में देखोगे तो 39 पॉइंट समथिंग लाइक 8 और 9 दे रखा होगा, और यहाँ पर अश्रमिकों का पूछा है तो ये 60% है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। देख लेना, आपकी बुक पुरानी नहीं होनी चाहिए, जो भी आप एनसीईआरटी बुक उठाएं वो अभी मतलब रिसेंटली छपी होनी चाहिए, जैसे कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सारे डाटा उसमें होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में अश्रमिकों का इतना बड़ा अनुपात क्या इंगित करता है? अब देखो भारत में अश्रमिक यानी कि जो श्रमिक नहीं है, यानी भारत में 60% लोग श्रमिक ही नहीं है, कहने का मतलब क्या है कि लोग बेरोजगार हैं, वहां पर अल्प रोजगारी शो करता है ये अश्रमिक। ठीक है, अगला क्या है, श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात गोवा में कितना है? तो 39.6% श्रमजीवी जनसंख्या जो श्रम पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 30, किन केंद्र शासित प्रदेशों में श्रमिकों के प्रतिभागिता दर ऊंची है? याद रखना, केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, यानी श्रमिक कहाँ पर ज़्यादा है? दादर नगर हवेली में और दमन एवं दीव में। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में श्रम प्रतिभागिता दर ऊंची है। क्वेश्चन नंबर 31, श्रमिकों के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्य हैं? देखो श्रमिकों के अपेक्षाकृत कहने का मतलब श्रमिक कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय, इन सारे राज्यों में श्रमिकों का अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत यानी श्रमिक यहाँ पर ज़्यादा पाए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32, जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा किस अभियान द्वारा दिया जा रहा है? यानी कि जेंडर के प्रति संवेदनशीलता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अनुसार या अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 33, समाज का विभाजन ट्रांसजेंडर में किस रूप में माना जाता है? प्राकृतिक और जैविक रूप में। ठीक है, समाज का विभाजन जो ट्रांसजेंडर में हुआ है उसको क्या मानते हैं हम? प्राकृतिक और जैविक रूप। उसके बाद देखिए आगे, यूएनडीपी का विस्तारित रूप यानी यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? जेंडर के आधार पर भेदभाव किसके प्रति एक अपराध है? यानी भेदभाव करना किसके प्रति एक अपराध है? अगर हम भेदभाव कर रहे हैं तो इसको किसको ठेस पहुंचेगा हमारे भेदभाव से? तो आंसर क्या हो जाएगा? मानवता के प्रति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गांवों में रहता है? ये इंपॉर्टेंट डाटा और इसको याद भी करना है, 68.8%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, कहाँ नगरीकरण का स्तर उच्च है? यानी नगरीकरण का स्तर उच्च कहाँ पे है? देखो जहाँ पर गंगा नदी है वहीं पर होगा, क्योंकि वहाँ पर कृषि ज़्यादा होती है, तो कृषि करने वाली जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए उत्तरी मैदान के क्षेत्र में नगरीकरण क्या है? उच्च है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? भारत के सबसे छोटे धार्मिक समुदाय बौद्ध और ईसाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। अब रिसेंटली एकदम रिसेंटली बात करें, जो कि आपके जनगणना भी आई नहीं है 2021 में जो हुई है, तो बुक में अभी तुम्हें चीन ही मिलेगा, लेकिन एकदम रिसेंटली बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अब भारत है। ठीक है, अभी तुम्हारे बुक में चीन ही रहेगा, लेकिन है भारत अब रिसेंटली। विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी को अकॉर्डिंग देखें तो ये दोनों चीज़ें सही हैं। फर्स्ट पे अभी चीन है, सेकंड पे भारत है। आपके बुक के अकॉर्डिंग रियलिटी में फर्स्ट पे भारत हो गया है और चीन सेकंड नंबर पे आ गया। ठीक है, आपको ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे। ठीक है,
और मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ज्योग्राफी के भी मिलेंगे 12th की, और पॉलिटी के भी, एंड इकोनॉमिक्स के भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।